अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं उड़ान बाय अरूबा मुस्कान पार्ट 4। उसने जहाँ गाड़ी रोकी थी सड़क के उस पार उसका स्कूल था। वो उसे अपना स्कूल दिखा रहा था। तो यहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। जिस स्कूल में मैं जाता वहाँ महताब भी पढ़ती थी। मुझसे 2 साल छोटी थी, इसलिए 2 साल पीछे थी। उसका घर भी स्कूल के पास ही था। जाने अनजाने में ही सही, मैं उसका और वो मेरा ख्याल रखने लगे थे। वो ब्रेक टाइम लंच बॉक्स लेकर मेरे पास आ जाया करती थी। खाला और नानी के हाथ का बना खाना हम अक्सर मिलकर खाते थे। मैं भी उसका ख्याल रखने लगा था। उसे कोई मसला होता तो मैं सबसे पहले उसके पास होता। छुट्टी टाइम उसे उसके घर छोड़कर मैं अपने घर आया करता था। उसकी गाड़ी धीमी रफ्तार से सड़क किनारे चलने लगी थी। वो उसे सुन रही थी। मेरे खाला खालू भी ठीक थे, उनका रवैया भी ठीक था मेरे साथ। ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। शायद मुझे ही महताब की वजह से कुछ बुरा नहीं लगा था। कॉलेज में एडमिशन लिया ही था कि अबू के हार्ट अटैक से वफ़ात हो गई थी। थोड़ी बहुत ज़मीन थी, ठेके पर देने से जो पैसे आते थे माँ उसी में सब्र शुक्र किया करती थी। मेरी जिम्मेदारी तो वैसे ही नाना नानी ने उठा रखी थी। वक्त गुजरता गया, उसका भी कॉलेज में एडमिशन हो गया। दूसरी तरफ मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने को था। पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी जॉब कर लिया करता। अपना जेब खर्च तो निकाल ही लिया करता था। बस इसी तरह ग्रेजुएशन हो गई। मेहनती था, ज़हीन था, सब मानते थे, पर गरीब था। मेरा बाप मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया था जिसे देखकर लोग मुझे सर आंखों पर बैठाते। वो उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी, जहाँ गुस्सा, बेबसी और महरूमी के सिवा कुछ न था। महताब के कॉलेज जाते ही रिश्ते आने लगे थे, ख़ानदान से भी और ख़ानदान के बाहर से भी। खाला जानती थी कि मैं उनकी बेटी को पसंद करता हूँ, पर वो चुप थी। वो भी जानती थी, मैंने उसे भी बताया था, पर वो भी चुप थी। मेरी दूसरी खाला की फैमिली बाहर रहती थी। उनके बड़े बेटे की शादी पाकिस्तान में तय हुई तो वो सब पाकिस्तान आ गए। यहीं लाहौर में ही उनके बेटे की शादी हुई। उन्हीं के छोटे बेटे को भी महताब पसंद आ गई, यानी मेरे कज़िन को भी। मेरी उस खाला ने महताब का रिश्ता मांगा। यहाँ मैंने अपनी माँ को भेजा। मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था। मैं जानता था मेरी भी पढ़ाई पूरी हुई है। अभी तो रिज़ल्ट तक भी फाइनल ईयर का रिज़ल्ट तक नहीं आया था। जॉब करनी थी, घर के हालात बदलने थे। मैं अपने घर का बड़ा बेटा था। मुझ पर मेरी 2 बहनों की ज़िम्मेदारी भी थी। पर फिर भी सोचा कि खाला खालू, नाना नानी, मामू मामी सब मुझे जानते हैं। कई सालों से रह रहा हूँ इन सब के बीच। मेरा सोचेंगे और महताब मुझे मिल जाएगी। मेरे अपने मेरा मान रखेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे मान का पत्थर गिरते ही रेजा रेजा हुआ। वो ताबिश जिसे वो पसंद आ गई थी। वो कहता था शादी करके ही जाएगा। वो उसके काबिल नहीं था, ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसे उठने बैठने बातचीत करने की तमीज़ थी। बस पैसा था, उसके पास पैसा था और उसे वो पैसा खर्च करना आता था। महताब के माँ बाप ने मेरी माँ को साफ इनकार कर दिया। यानी मेरी खाला ने मेरी माँ को मेरा रिश्ता लेने से साफ इनकार किया। महताब के माँ बाप ने उसे पैसे वाले का रिश्ता कबूल किया। यानी मेरी खाला ने मेरी खाला को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। महताब और ताबिश का रिश्ता तय हो गया। उसने गाड़ी को एक जगह रोक दी। उसे गाड़ी चलाना मुश्किल लगने लगा था। अब मुझे ताबिश से डायरेक्ट बात करनी थी और मैंने की। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मनाया, हट जाए हमारे रास्ते से, पर वो मुझसे उलझने लगा। उसने कहा मैं तो खुद बोझ हूँ, मेरे पास है ही क्या। अगर नाना नानी ना होते तो मेरा क्या होता। कहीं सड़क किनारे भीख मांग रहा होता। किसी को पा लेना तो दूर, मेरी औकात ही नहीं है मैं किसी के लिए ख्वाहिश भी करूँ। हम दोनों लड़ पड़े, बहुत देर तक लड़ते रहे। उसने कहा मैं एक फेलियर हूँ और हमेशा फेलियर ही रहूँगा। वो भी मुझे फेलियर साबित करेगा, महताब को मुझसे छीन कर दिखाएगा। हमारी लड़ाई बहुत लोगों ने देखी। उसका सर फटा तो उसके बड़े भाई ने मुझ पर केस करवा दिया। चोटें तो मुझे भी आई थी, पर मेरा दिल ज़्यादा ज़ख्मी था और उसकी कही वो बातें ज़ख्मों पर नमक जैसी थी। मैंने सबकी मिन्नतें की। एक तरफ मैं नौकरी ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ सबको मना रहा था। मेरी और ताबिश की लड़ाई के बाद महताब उसकी ज़िद बन चुकी थी। वो उसे हर हाल में मुझसे छीन लेना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। मैं ज़िंदगी से मायूस होने लगा था। मुझे अपना आप बोझ लगने लगा था, खुद पे, सब पे। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो खुदकुशी का ख्याल आया, पर मेरी किस्मत ने वहाँ भी मेरा साथ ना दिया। मुझे मामू लोग वक्त पर हॉस्पिटल ले गए। खाई गई गोलियों को भी मैं नापसंद आया मैं खाई गई गोलियों को भी मैं पसंद ना आया।
पसंद ना आ सका। उन्होंने भी साथ नहीं दिया। मेरे मामू मुझे समझाते थे, वो खुद को मेरा दोस्त कहते थे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मुझे भी मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। मैंने भी सोचा, अगर बाहर चले जाने से मेरा स्टेटस बदल जाएगा तो महताब मुझे मिल जाएगी। अभी मंगनी ही तो हुई है, अभी कौन सा शादी हो गई है। वो पहले मुझसे कतराती थी, पहले इतनी बात नहीं करती थी, पर ताबिर से मंगनी के बाद उसे ये एहसास हो गया था कि वो उसके काबिल नहीं है। उसने अपने घर बात की थी, मेरी खाला जानती थी कि वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, फिर भी वो खामोश रही। मेरा वीज़ा लगा मेरे मामू की वजह से। मैं खुश था, मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस यूँ किया गया। मुझे आए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि महताब की शादी की खबर मिली। सब ने मिलकर ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई। वो नहीं करना चाहती थी। उस लड़ाई के बाद तो कभी भी नहीं। वो उसे मेरे नाम के ताने देता था, उसे कहता था तुम बस ज़िद हो, तुम बस ज़िद करो, ज़िद्दी ज़िद हो, तुम्हें और हाथ से छीन लूँ, तुम बस मेरी ज़िद हो, तुम्हें और हाथ से छीन लूँगा। वो उसके काबिल नहीं था। अनपढ़, जाहिल, गँवार पर पैसे वाला, वो उसके काबिल नहीं था। मैं कहता रह गया, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सबने मुझे वहाँ से निकालना चाहा ताकि उसकी शादी कर सके, और मैं यहाँ अकेला परदेस में। और यहाँ आकर मैंने बहुत धक्के खाए। शुरू-शुरू में सारी सारी रात खुले आसमान के नीचे भी गुजारी है मैंने। बर्तन धोने की जॉब भी की थी, डिलीवरी बॉय बना, टैक्सी चलाई, स्टोर पर काम, और न जाने क्या-क्या। और यहाँ सबसे दूर तन-तनहा मैंने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिन गुज़ारे। 2 साल परदेस में धक्के खाने के बाद कुछ पैसे जमा हुए। एक दोस्त के साथ मिलकर शॉप खोली। वो शॉप अच्छी चलने लगी तो ज़िंदगी में थोड़ा आराम आया था, सुकून तो कभी था ही नहीं। उसने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, फिर दूसरा कप थामा और गाड़ी ग्लोरिया जीन्स से आगे ले गया। 1 साल बाद दोस्त ने कहीं और कारोबार करने का सोचा, दुकान मुझे दे दी और अपनी की गई इन्वेस्टमेंट ले ली। यूँ यूके में मैं अपनी दुकान का मालिक बन गया, सेविंग बढ़ती गई। अब मुझे कुछ बड़ा करना था, बहुत सोचा। फिर कैफ़े बनाने का ख्याल आया, पर उसके लिए दुकान बेचकर भी पैसे कम पड़ते। मैंने पाकिस्तान में मौजूद जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो भी बेच डाली। अपनी फैमिली को मैं पहले ही माहाना खर्चा भेजा करता था, ज़मीन बिकी तो एक बार फिर से मुझे बुरा बना दिया गया। कैसी औलाद है, बाप की ज़मीन बेच खाई। औलाद बाहर जाती है तो ज़मीनें जायदादें बनाती हैं। इसे देखो, ये है ही निकम्मा, नाकारा, नाकाम। इतना काबिल होता तो खाला ही रिश्ता दे देती। वो अब हंसा था, फिर सर झटकते कहने लगा, हमारी पाकिस्तानी अवाम की ख़ास खूबी है, जब किसी के पीछे पड़ती है ना तो हाथ धोकर पड़ती है, और पुरानी से पुरानी बातें भी कहीं दूर दराज कोनों खुदरों से निकाल कर ले आती है, और एक की चार, चार की आठ, मिर्च मसाले के साथ भी साथ साथ लगते रहते हैं। अब के वो भी हंस दी। उसने मुड़कर उसकी दिलफरेब हंसी देखी थी। एक अरसे बाद वो हंसी जो उसकी फेवरेट थी, उसने उसे देखा। वो उसे मिस नहीं करना चाहता था। खैर, मैंने जो किया रिस्क लेकर किया। मेरे पास कामयाब होने के सिवा कोई और ऑप्शन ही कहाँ था। कैफ़े बनाया और बस बना लिया। अब कि वो बोला तो उसकी आवाज़ में खुद एतमादी वाज़ेह थी। किस्मत ने खूब साथ दिया, सिवाय इस एक बार के। उसे दुख हुआ, उसके इस एक बार के दुख का सुन के। मुझे ज़िंदगी में जो जो चाहिए था, मुझे वो मिला। 2 साल बाद मैंने अपनी बहनों की धूमधाम से शादियाँ की। हाँ, मैं उनकी शादियों पर भी नहीं गया था, पर उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। भाई छोटा था, उसे सोचा डॉक्टर बनाऊंगा। बाप के बाद बड़ा भाई बाप की जगह कैसे लेता है, ये भी लेकर देख लिया। बहनों की शादियों के बाद घर में सिर्फ अम्मी और छोटा भाई रह गए थे। वो घर बेचकर उनको भी शहर में शिफ्ट करवा दिया। जब ज़मीन ही नहीं रही तो गांव में रहकर क्या करना था। अच्छा घर बनाया, मैं नहीं गया। मैं नहीं ली। अच्छी गाड़ी ली, मैं नहीं गया। अब के वो सब भी आने लगे थे जिन्होंने कभी पूछा नहीं था, जिस खानदान से मैं धुतकारा गया था। फिर उस खानदान के हर मर्द और औरत ने ख्वाहिश की थी कि मुझे अपना दामाद बनाए। मेरी वही खाला खालू बहुत सालों बाद मेरी माँ से मिले तो रो रो कर दुहाइयाँ देने लगे। उनसे गलती हुई। वो वाकई उनकी बेटी के काबिल नहीं था। वो उसे मारता था, गालियाँ देता था, मेरे नाम के ताने देता था, कभी तलाक की धमकी देता तो कभी दूसरी शादी कर लेने का कहता। वो 2 बार पाकिस्तान आई थी, 2 बच्चों की माँ भी थी। वो मजबूर थी, कोई उसको नहीं समझता था। कसूर तो उसका भी था। वो भी चुप रही थी, जैसे मेरी खाला चुप रही थी। फिर भी ये सो कॉल्ड बड़े समझा बुझाकर वापस भेज देते थे। आखिरी बार जब वो आई थी
तो बात मुझ तक पहुंच गई थी। मैं सेटल था, अब मेरे पास पैसा था, पैसा ही तो चाहिए था ना उन्हें, और मुझे वो वो चाहिए थी। इसलिए नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत थी, मोहब्बत अब कहाँ रही थी। मुझे मेरे हालात ने बेहिस बना दिया था, इतना बेहिस कि अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोटा उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया था। मैंने कहा, माँ आप फिर से रिश्ता लेकर जाए, एक बार फिर मैं करूँगा उससे शादी। मेरे लिए वो आज भी वही है जैसी पहले थी। मैं उसके बच्चे भी पाल लूँगा, मैं उसे भी संभाल लूँगा, क्योंकि वो मेरी वजह से अजियत में थी। उसे मेरे नाम के ताने दिए जाते थे, वो उसे मारता पीटता गालियाँ देता, उसकी ज़िंदगी मुश्किल में थी। मैं उसकी ज़िंदगी आसान करूँगा। हाँ, मैंने कहा था, मैंने ठान ली थी। मैंने जिससे नाना और मामू ने अपने जोड़े हुए पैसे से बाहर भेजा था, जो यूके में कर्जदार होकर आया था, मैंने फिर उन समेत खाला खालू को भी यूके बुलवाया, बल्कि ये सबसे छोटी खाला खालू जिनसे तुम मिल चुकी हो। मुझे मुझे उनसे अच्छी उम्मीद थी, उनको भी बुलवाया यहाँ यूके अपने पास, सबको बुलवाया। खुद नहीं गया, नहीं जा सका, मुश्किल था, नामुमकिन था। कैफ़े था तो मैं था। सब आए, मिले, घूमे फिरे, बात की, मुझे देखा, मेरे हालात जाने, पूरी तसल्ली की और चले गए। फिर दूसरी बार महताब को उसी शख्स के साथ रुखसत कर दिया। वो उसे मनाने आया था, वो मान गई। कहते हैं अपने बच्चों की वजह से मजबूर थी, समझौता कर लिया। वो शख्स उसे फिर से ले गया, जलील करने लगा, और मेरे हिस्से में बस बड़ों की बातें ही आई। फिर 6-7 माह गुजरे तो उसे पता चला कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, और ये बात हमारी शादी से ठीक पहले की है। वो फिर लड़ झगड़ कर पाकिस्तान आ गई। मेरा किसी से राब्ता नहीं था, ना मैं रखना चाहता था। इस आखिरी बार की मुलाकात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी ने नहीं बताया, अम्मी ने भी नहीं। अम्मी मेरी शादी पर जोर देने लगी, उन्हें तुम पसंद आ गई थी। तुम्हारी बड़ी सिस्टर मनहल आपी की सास मेरी अम्मी की दोस्त निकली, जान पहचान बढ़ी और यूँ रिश्ता तय हो गया। मैं भी इस सब से तंग आ चुका था, मैंने भी हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। और अब क्यों बोली? और शादी के बाद मैं आपके पास आ गई। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि पाकिस्तान से आपके छोटे खाला खालू आ गए और पुरानी बातें खुलने लगी, और फिर एक बोसीदा किताब के औराक पलटते चले गए। आपको उसके आने का पता चला तो आप डिस्टर्ब हो गए, घर फ़ोन किया उस रात, और उस रात आप ये बात कर रहे थे, वो उसके काबिल हरगिज़ नहीं था। वो उसकी ज़िंदगी मुश्किल कर रहा था, मैं उसकी ज़िंदगी आसान करूँगा, ये आपके अल्फाज थे। पर मैंने इतनी बात सुनी थी और ठीक से समझ नहीं पाई थी। आपकी बात भी मेरे सीढ़ियों से गिरने की वजह से अधूरी रह गई थी। वो उलझती गुत्थी सुलझा गई। ऐसा ही है, मैंने ये सब कहा था, पर जब तुम मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब कहा था। तुम्हारे आने के बाद मैं कैसे तुम्हें दुख पहुंचाने का सोच सकता हूँ? मेरी वजह से पहले ही एक दुख में रही। मेरे लिए यही गिल्ट काफ़ी है। अब आप मेरी बात सुने। इस उसके साथ जो हो रहा है उसमें उसकी अपनी भी गलती शामिल है। उसकी ज़िंदगी उसके अपने समझौतों की वजह से मुश्किल है। इस्लाम लड़की को उसकी पसंद से शादी करने का हक देता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करो, पर एटलीस्ट वो अपने लिए बोल सकती थी। वो जानती थी वो उसे मेंटली टॉर्चर करेगा, वो खुद चुप रही। उसकी गलती थी। दूसरी बात, 2 बच्चों के बाद भी आपने उसके लिए रिश्ता भिजवाया। आपका गिल्ट यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। आपने उसके लिए सोचा और उससे ज़्यादा उसके लिए सोचा। सबसे बात की, सबको मनाते रहे कि वो उससे खला करवा कर आपके साथ, लेकिन आपने कोशिश तो की। फिर कैसा गिल्ट, और फिर से वो शौहर के साथ चल पड़ी। उसने अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल बना दिया। हाँ, पर अब उसके शौहर की डेथ हो गई है और हान के इंकशाफ पर वो हैरान हो गई। क्या? ताबिश मर गया? कब? कैसे? उसकी दूसरी बीवी ने उसे जहर दे दिया था। वो मर गया और वो जेल चली गई, और हान को खुद पाकिस्तान आकर पता चला था। ओहो, अफसोस हुआ। उसने दिल से हरगिज़ नहीं कहा। अच्छा, वो आपकी एक्स, वो महताब के बारे में जानना चाहती थी। एक्स तो मत बोलो बेगम, बुरी बात। तो क्या नेक्स्ट बोलूँ? शिट! उसे अपने बोलने पर अफसोस हुआ। वो उसे देखता रह गया। वो वाकई कुछ भी बोल दिया करती थी, पर वो उसी की कही बात को पकड़े उसे तंग करना चाहता था। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, 4 की इजाज़त है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी अम्मी को फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन उठाया। आइनूर ने उससे फ़ोन तेज़ी से छीना और इस तरह उसका नाखून अरहान के हाथ पर चुभा था। वो शदीद गुस्से में थी, यहाँ तक कि उसने अरहान का फ़ोन बाहर फेंकने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया था। वो तो अरहान उसका इरादा भांपते हुए आगे होकर
लॉक पर हाथ रख चुका था। वो उसके करीब हुआ तो वो सीट पर पीछे होकर बैठ गई थी। उसने आंखें झुकाई तो आंसू आंखों के किनारों से बाहर झलकने लगे, जिसकी एक ही चार के बराबर हो। उसकी क्या मजाल, उसने उसके कान में कहा था। वो रोती रोती हंस पड़ी, हल्की सी हंसी। बस अब बहुत हो गया रोना धोना, हम यहाँ रोने धोने नहीं आए हैं। वो अब खुशी चाहता था, हंसी चाहता था, बेफिक्री और जहनी सुकून चाहता था। फिर किस लिए आए हैं? आयनूर ने आंखें साफ करते हुए पूछा। घूमने फिरने। उसका इरादा उसे लाहौर घुमाने का था। ठीक है, तो फिर मुझे नॉर्थन एरियाज जाना है। उसकी फरमाइश शुरू होना उसके नॉर्मल होने की निशानी थी। आजकल स्नोफॉल हो रही है, मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा। मुझे कल ही देखनी है। बस सुनो, उसे हैरत हुई। स्नो यूके में कम पड़ती है, जो तुम्हें यहाँ भी देखनी है? और हान ने उसे वहाँ की स्नो याद दिलाई। पर वहाँ मरी सवात, नारान, गागान, कश्मीर, हंसा, चतराल, सकरदो वगैरह वगैरह नहीं है। मुझे पाकिस्तान की भी देखनी है। बस मैं आपको बता रही हूँ, हम कल ही जा रहे हैं। उसका प्लान तैयार था। इतनी जल्दी सब कैसे अरेंज होगा? वो सोचने लगा। सब हो जाएगा, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें तो जैसे आर्टिकल लिखना है स्नो फॉलिंग पाकिस्तान वर्सेस यूके पर। जी नहीं, छोटे मोटे काम नहीं करती मैं। आर्टिकल आप लिखिएगा, मैं तो थेस करूँगी। यूँ बातें करते करते दोनों घर लौटे थे। अगली सुबह औरहान उसे उठाता रह गया था, पर वो टस से मस नहीं हुई थी। पिछली रात नॉर्थन एरियाज जाने का प्लान आज पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझे जगाया ही नहीं। आप चाहते ही नहीं थे मैं स्नो देखूं। और हान को अब हंसी आ रही थी। वो 4 बजे तक सोती रही थी और हान ने भी उसे नहीं उठाया था। और जब आयनूर की सास उसे उठाने आई तो अरहान ने उन्हें उसके फूड पॉइजनिंग का बता दिया। उन्होंने भी उसे आराम करने दिया। अब वो खुद से जागी तो घड़ी 4 बजा रही थी। इतनी अच्छी नींद उसे एक लंबे अरसे बाद आई थी। आती भी कैसे ना, अब सारी फिक्रें खत्म थी। एक बार फिर से उसकी उड़ान उसे अंधेरे से सवेरे तक ले जाने को तैयार थी। भाई, अरहान के छोटे भाई उसाम ने उसे पुकारा, जो फ़ोन लिए बैठा था। अरहान ने लैपटॉप से नज़रें हटाई जब वो जोहाल की भेजी गई ईमेल चेक कर रहा था। वो अपने बाद उसे कैफ़े दे के आया था। वो रोज़ उसे रिपोर्ट ईमेल कर दिया करता था। ये जोहाल कौन है? उसाम ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखते हुए पूछा। कौन? उसे लगा उसाम ने उसके लैपटॉप पर देखकर पूछा, मगर ये ऐसा नहीं था। ये कौन है? आपकी इंस्टा आईडी पर देखा है मैंने इसे, उसने अपने मोबाइल स्क्रीन दिखाते हुए कहा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? और हान ने एक नज़र स्क्रीन पर डालते हुए सवाल किया। बताए ना भाई, उसाम जानना चाहता था। जोहाल खानम की बेटी है, उसने सरसरी सा बताया। ओह, तो ये मोहतरमा खानम की बेटी है। खैरियत? और हान को दाल में कुछ काला लगा। भाई, इसका नंबर दे सकते हैं? इंस्टा आईडी तो मैं देख ही नहीं इंस्टा आईडी में तो वो नंबर दिख ही नहीं रहा। खबरदार, और हान ने उसे वार्न किया। सोचना भी मत, उसे मेरी छोटी बहन समझो। बहन है ये मेरी। अपनों पर सितम, गैरों पर करम। ये क्या बात हुई भाई? उसे अपने बड़े भाई से सौतेलेपन की बू आ रही थी। भाई हूँ यार मैं आपका। उसने हार नहीं मानी, फिर उठकर और हान के पास सोफे पर आ बैठा। भाई, मैं आपको कैसा लगता हूँ? ये कैसा सवाल है उसाम? मैं जोहाल के हवाले से पूछ रहा हूँ। बताएं ना भाई। तो क्या तुम सीरियस हो? ऑब्वियसली भाई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, भूल जाओ उसे। मुझे अपनी बहन के लिए ये रिश्ता कबूल नहीं है। अरहान को मनाना वाकई मुश्किल था। क्या कमी है यार मुझ में? उसाम हैरान होता हुआ बोला। उसका यकीन करना मुश्किल था कि उसका अपना भाई ही उसे इनकार कर रहा था। क्या कमी है भाई मुझ में? हाउस जॉब हाई लेवल जॉब कर रहा हूँ, अच्छी यूनिट से अच्छी डिग्री है, अच्छी जॉब करूँगा, खुश रखूँगा आपकी बहन को। हुसाम अपनी शादी की बात कर रहा था। यार तुम तो सचमुच सीरियस हो गए हो। वो उसे काफ़ी देर से इग्नोर कर रहा था और हाँ सोचने लगा। आई एम डैम सीरियस भाई, आप बताइए ना, आप मेरा रिश्ता लेकर कब जा रहे हैं? मैं क्या बात करूँगा खानम से? मैं बात कर लूँगी। वो कॉफ़ी लेकर आ रही थी जब उसने उन दोनों भाइयों की सारी गुफ्तगू सुनी। भाभी आप? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूँगी खानम से, आयनूर ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। भाभी अब कितनी स्वीट है। हा हा हा, वहाँ भी सब ऐसे ही कहते हैं, उसने बाल कंधों से पीछे उड़ाते हुए फ़ख्र से कहा। हाँ, पर कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और हान को अपने भाई की रिजेक्शन का जैसे पक्का यकीन था। आयनूर ने उसाम को इशारे से चुप रहने का कहा था। ऐसे कि तुम्हारे भाई की आदत है, इन्हें बोलने दो।
मैं सब संभाल लूँगी, फ़िक्र मत करो। अगले दिन दोनों नॉर्थन एरियाज़ के लिए निकल गए थे। आइनूर बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रही थी। उनकी गाड़ी अब इस्लामाबाद से आगे निकल चुकी थी। आइनूर को हर थोड़ी देर बाद कोई फूड स्टॉल नज़र आता। कोई होकर जैसे मकई वाला, कोई भी हो जैसे मकई वाला, खोया, कुल्फ़ी वाला, गोलगप्पे वाला, चना चाट वाला। वो ज़िद करने लगती। थोड़ी देर बहस करने के बाद औरहान को ही हार माननी पड़ती। अब शाम होने को थी। वो दोनों होटल देख चुके थे। दोनों ही आइनूर को पसंद नहीं आए थे। उसने वहां रुकने से साफ साफ इनकार कर दिया था और राहन ही हार मानता हुआ वहां से आगे चल पड़ा था। वो काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आया था और नॉर्थन एरियाज़ तो पहली बार ही आना हो सका था। यहाँ होटल्स तो बहुत थे पर इंतज़ामी एतबार से उसे भी ठीक नहीं लग रहे थे। कहीं पानी नहीं था तो कहीं बिजली, बाहर मौसम ख़राब होने से। बारिश की हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई। वो गाड़ी से हाथ बाहर निकाल कर बारिश के कतरे हथेली पर गिरते महसूस करती, आंखों को बंद करती, अपनी ही मौज में थी। वो ठीक ही तो कहता था, बीवी नहीं किसी की बच्ची गोद ले रखी हो जैसे। ये वेदर फोकास्ट देखती रही थी तुम। कहाँ है तुम्हारी स्नोफॉल? उसने आयनूर के कान से हैंडफ्री निकालते हुए कहा। वो भी हो जाएगी, जल्दी किस बात की है, अभी अभी तो आए हैं। वो बदमज़ा होते हुए बोली। उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। आपके वो जिस भी होटल में जाते वहाँ सब रूम बुक मिलते। पिछले 2 होटल छोड़कर आने की गलती अब आयनूर को भी महसूस होने लगी थी। सयाहों का रश था कि बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर से ख़राब मौसम। बड़ी मुश्किल से उन्हें रात के 12:45 एक होटल मिला जहाँ उन्हें डबल प्राइस में एक खाली रूम मिल गया था। ये भी गनीमत थी, वरना स्नोफॉल के इंतज़ार में उन्हें सारी रात गाड़ी में गुजारनी पड़ती। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ अब नींद और थकन से निढाल हो रही थी। दिखाओ नखरे। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, वहाँ नहीं रहूँगी, वो नहीं, ये नहीं। वो भी अब चिढ़ गया था। वो दोनों रिसेप्शन पर खड़े थे। ओह शिट, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो रूम बुक करवा रहे थे कि लाइट चली गई। सॉरी सर, आपको स्टेयर्स से जाना पड़ेगा। ख़राब मौसम की वजह से और बार बार बिजली आने जाने की वजह से लिफ्ट ख़राब हो गई है और मेंटेनेंस वाले अब सुबह ही आ सकेंगे। ठीक है, हम चले जाएंगे, आप रूम बुक कर दें। आइनूर उसके पीछे खड़ी उसकी स्लीव बार बार खींच रही थी। शायद उसे कुछ अर्जेंट कहना था, पर वो उसको पूरी तरह इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो वही रूम लेना चाहता था। जी सर। रिसेप्शन पर खड़े स्टाफ के 2 लड़कों में से एक ने उसे चाबी पकड़ाई। थैंक्स। हमें अब 7th फ्लोर पर जाना है, रूम नंबर 2727 में। उसने आयनूर की तरफ रुख मोड़ते हुए उसे इतला दी। वॉट, इतनी ऊपर? मैं नहीं जाऊंगी, ये नहीं हो सकता। वो बाकायदा पहली सीढ़ी पर बैठ गई थी। बेगम उठो जल्दी, मैं बहुत थक गया हूँ। आज सारा दिन ड्राइविंग करते करते गुजरा है हमारा, मुझे सोना है। मैं कौन सा जहाज से सीधा यहाँ उतरी हूँ और मुझे नींद की ज़्यादा ज़रूरत है। वो अब लड़ रही थी। मैं जा रहा हूँ, वो कहता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे लगा था वो उसके पीछे आ जाएगी, पर वो तो ढीठ बनी वहीं बैठी थी। वो चौथी सीढ़ी पर खड़ा था। उसने वापस मुड़ते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो उठी खड़ी हुई। उसने औरहान का उसकी जानिब बढ़ाया हुआ हाथ देखा, फिर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी। औरहान को उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। वो नीचे उतरता उसके सामने आया। रो क्यों रही हो? इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है। उसने सर को ना के इशारे में घुमाया और ख़ुद को कंपोज करने लगी। अब वो उसे परखती नज़रों से देख रहा था। जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। उसने बाजू सीने पर बांधते हुए कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो उसके करीब आई। औरहान के कान में उसने जो बोला था वो उसे हिला कर रख देने के मुतरादिफ था। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। अब औरहान उसे उठाए 7 मंजिलें चढ़ रहा था। वो उसके एक कंधे से लगी दूसरे कंधे पर अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखे उसे देख रही थी। क्या उसका एक्सट्रीम रिएक्शन खामोशी था? वो खुश था पर चुप था और बस सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। आई एम प्रेग्नेंट और डॉक्टर मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। ये था वो सच जो वो उसे बता चुकी थी। आखिरी सीढ़ी पार करते फूले हुए सांस के साथ उसने उसे नीचे उतारा, बहुत एहतियात से, जैसे वो शीशे की बनी हो। अहनूर को हंसी आई और साथ ही शरारत भी सूझी। हाँ सुने। आई एम नॉट। उसने बाजुओं से पकड़े उसके कान में शरारत से कहा। उसे लगा वो लड़ेगा, बातें सुनाएगा, कहेगा कि खामखा मैं इतनी खिदमत करवाई, पर वो अभी भी खामोश था। वो आगे बढ़ा, रूम नंबर देखने लगा। आई एम सॉरी, आयनूर ने उसके पीछे आते हुए कहा। असल में मेरा दिल नहीं कर रहा था।
वो उसे बाजुओं से पकड़े पकड़े अपने साथ ले जा रहा था। आइनुर को अब हैरत सताने लगी। रूम में आते ही उसने जैकेट उतारते बेड पर पटकी। हम सुबह होते ही घर वापस जाएंगे, समझिए आप। अपनी हालत देखिए, आपको आना ही नहीं चाहिए था। ये ख्याल रख रही हैं आप हमारे बच्चे का? वो इतना गुस्सा करेगा ऐसा उसने कब सोचा था। मैं ठीक हूँ, बीमार थोड़ी ना हूँ। औरतें अब्रॉड चली जाती हैं, मैं तो बस मैं कह रहा हूँ हम कल वापस घर जा रहे हैं। अगर मैं ना बताती तो आपको पता भी ना चलता। आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बने। और अब बेड पर दो जानों बैठी अपना बैग उलट पुलट कर रही थी। यू नो व्हाट, मैं आपके मूड स्विंग, ये चिड़चिड़ापन, नो मिच नो मिच्योर टू मच इमोशंस, कभी हंसना कभी फ़ौरन हीरो देना, सब नोट कर रहा था। ओह रियली, आपको तो बहुत पता है जैसे। आए बड़े एक्सपर्ट, शुक्र करें मैंने आपको बता दिया। वो फिर लड़ने को तैयार बैठी थी। और ये शॉल, ये तो मुझे उस दिन से ही खटक रही थी जब आप मिनहल आपी के साथ डॉक्टर के पास से होकर आई थी। ओह अब समझा, वो मुझे देखकर मुस्कुराई क्यों थी। और वो इशारा, वो फूड पॉइजनिंग नहीं थी। आपने उन्हें मुझे बताने से मना किया था। हाँ तो सरप्राइज़ नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। उसने अपना सरप्राइज़ ख़राब होने पर चिढ़कर कहा। हाँ तो फिर क्यों बताया? ऐसा करती, स्नोफॉल में खड़ी होकर बताती। प्लान तो कुछ ऐसा ही था। उसे अपनी बीवी से उसी बात की उम्मीद थी। वो मुंह फुलाए बोली तो वो उसे देखते हुए हंसने लगा। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल थी, वो अपना बेहतरीन पा चुका था। ख़त्म शुद। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी सी प्यारी सी कहानी उड़ान अरूबा मुस्कान की लिखी हुई ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगली एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और अगली आप कौन सी नावल सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आपकी बताई गई नावल को पढ़ने की। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो भी नावल आप रिक्वेस्ट करते हैं वो मुकम्मल ज़रूर हो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कंप्लीट नावल्स। तो फिर मिलते हैं अगले नावल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।